नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं गाइज आप लोग। जून फर्स्ट वीक की करंट अफेयर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 1 जून से 7 जून तक की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए निकल सकती हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। इसमें क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन होनी चाहिए। इस यूआरएल को सर्च कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ फाइल सबके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। ये परीक्षा मंथन के आगामी प्रकाशन है। आपको बता दें लक्ष्य वन इंग्लिश मीडियम, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 सीरीज भी आ गई है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। कैप्सूल, मंथन प्रश्न निधि इंग्लिश और हिंदी माध्यम में आप देख पा रहे होंगे। ये मंथली, क्वार्टरली लेवल पे है और अब हाफ ईयरली लेवल पे भी आ चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे या मंथनप्रकाशन.in पे लॉगिन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी असुविधा आए इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9335151971। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, वर्ल्ड मिल्क डे। देखिए 1 जून को मनाया गया है और हाल ही में 1 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें कि ये दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को दूध को डाइट में शामिल करने के लिए या जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है कि आप अपनी डाइट में इसको शामिल करें। विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये की गई थी। ठीक है, तो कब मनाया गया है ये पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। कब शुरुआत हुई ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके साथ में भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये तो विश्व दुग्ध दिवस हुआ और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। ठीक है जी, और ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था और इसकी वजह से इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट। तो 4 पॉइंट आप वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक छोटा सा होमवर्क जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, इसका थीम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या रहा इस बार का। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट तो पूछे ही जा सकते हैं, साथ में थीम से संबंधित भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। टीवी नरेंद्रन बने भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। यानी हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्रन को वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपको बता दें कि नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक से ये पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा बजाज फाइनेंसर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को 2021 के लिए चैम्बर का मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल सीआईआई के 2021-22 के लिए उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो टीवी नरेंद्रन बने हैं, ये आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे, यही इनका फोटो है। तो ये नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। प्रदीप चंद्रन नायर बने असम राइफल के 21वें महानिदेशक। देखिए जून जो मंथ है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ के महानिदेशक, यहाँ के अध्यक्ष। तो वो सारे पॉइंट आप लोगों के लिए रखे गए हैं ताकि आप लोग एक बार ध्यान से देख के इसको समझ लें। असम राइफल्स के बने हैं 21वें महानिदेशक, ये इनका फोटो है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले कौन थे, सुखदीप सांगवान। नायर को 1985 में सिख रेजिमेंट में शामिल किया गया था। उन्हें असम राइफल और
पूर्वोत्तर समृद्ध अनुभव भी है। वह पहले अर्धसैनिक बल में बटालियन महानिरीक्षक और कंपनी कमांडर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक प्रदीप चंद्रन, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैश्विक अभिभावक दिवस, ये भी 1 जून को मनाया गया है ना। वर्ल्ड पेरेंट्स डे, हाल ही में 1 जून 2021 को दुनिया भर में वैश्विक अभिभावक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 1 जून को ही मनाया जाता है और इस दिवस की थीम, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस। इस दिवस की थीम जो है वो दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। इसकी थीम रखी गई कि दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। यह विषय लोगों को अपने परिवारों के बलिदानों की सराहना करने और उनके प्यार और स्नेह को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया था। इस दिन बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान के लिए सभी माता पिता की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। तो वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसका थीम क्या रहा ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अरुण कुमार मिश्रा बने हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से अधिक समय से ये खाली था ये पद। जस्टिस एचएल दत्तू दिसंबर 2020 में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे, है ना। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के बारे में अगर बात करें तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में काम शुरू किया और 1998-1999 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी ये चुने गए। अरुण कुमार मिश्रा को अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था 1999 में, और इसके बाद 7 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में पदभार संभालने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने हैं नौसेना के प्रमुख। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह नौसेना के प्रमुख बने हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार की जगह ली है जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह 1 जुलाई 1983 को भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए थे। वह विमानन में विशेषज्ञ भी हैं। फ्लैग ऑफिसर मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट के साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नौसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं इज़ाक हर्जोग। इजराइल जो कि कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। हाल ही में हुए इजराइल में चुनाव में अनुभवी नेता इज़ाक हर्जोग को जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि इसी के साथ ही इज़ाक इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बन गए हैं और इन चुनाव में राष्ट्रपति पद की दौड़ में इसाक के सामने शिक्षाविद मिरियम पेरेस खड़ी थी और हर्जोग 60 यानी इजराइल की लेबर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी रहे। इससे पहले 2013 में संसदीय चुनाव में वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए थे लेकिन हार गए थे। हेर्जोग का 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई 2021 से शुरू होगा और वर्तमान राष्ट्रपति रिवलिन अगले महीने पद छोड़ने वाले हैं। तो जो इस समय राष्ट्रपति हैं वहां पे वो हैं रिवलिन, यानी इनकी जगह कौन है, इसाक हर्जोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे
3 जून को मनाया गया गाइस। ये 3 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और इस दिवस को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व बाइसिकल दिवस के तौर पे घोषित किया। इस साल दुनिया में चौथा विश्व बाइसिकल दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला कि कब मनाया गया और कौन से नंबर का बनाया गया। ठीक है जी, चौथे नंबर का बनाया गया है। ए सेफर वे टू एंजॉय लाइफ, वर्ल्ड साइकिलिंग अवेलेबल, यानी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस ये सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनय नंदीक्यूरी बने हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट टाइम यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो अब इनके प्रमुख बने हैं तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में डॉक्टर विनय के नंदीक्यूरी CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए निदेशक बने हैं। आपको बता दें कि नंदीक्यूरी के निदेशक के रूप में डॉक्टर राकेश के मिश्रा का ये स्थान लेंगे। मिश्रा जो अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड सोसाइटी के निदेशक हैं, CMB के मौजूदा महामारी के खिलाफ प्रयासों में CMB की मदद करने के लिए सलाहकार के रूप में भी बने रहेंगे। तो विनय नंदीक्यूरी सेंटर फॉर यानी CCMB के अभी अध्यक्ष बने हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइएगा कि CCMB का मुख्यालय कहाँ है। यही प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। मैं चाहता हूं आप लोग इस पर वर्कआउट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका मुख्यालय है कहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि परेश बी लाल बने हैं, परेश बी लाल बने भारत में व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी। हाल ही में प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में परेश बी लाल को शिकायत अधिकारी नामित किया है। आपको बता दें कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी नए नियमों के पिछले सप्ताह में प्रभाव में आ जाने के बाद कंपनी ने एक कदम उठाया है और इन नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को भारत में उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये अधिकारी भारत में रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप के अनुसार शिकायत अधिकारी से संपर्क करने के लिए कृपया ईमेल भेजें। इस ईमेल में अपनी शिकायत या सवाल लिखें और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं परेश बी लाल। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये चर्चा में भी चला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, देखिए मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका निधन हो गया है। ये इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। ठीक है, इनका जो जन्म है, वे ऐसे राजनीतिज्ञ रहे जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पे रहे हैं। आपको बता दें वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति भी थे ये। इससे पहले भी वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। गाइस, मॉरिशस एक ऐसा देश है, आपको बता दें, जहाँ पे हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाल ही में 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए 5 जून को ही ये मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी और पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। इसी दिन यहाँ पर दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन भी आयोजित हुआ था 1972 में। ठीक है, इस वर्ष पर्यावरण दिवस की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो रही है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि विवेक राम चौधरी बने इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ। विवेक राम चौधरी, हाल ही में विवेक राम चौधरी को इंडियन एयरफोर्स के अगले वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2 नए कमांडर इन चीफ
भी नया कार्यभार संभालेंगे। एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल वल्लभ राधाकृष्णन दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी सिंह की जगह लेंगे। वहीं एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य कमान का जिम्मा भी संभालेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान रखेंगे कि विवेक राम चौधरी बने हैं इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ। ये इनका पिक है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया गया है। हाल ही में 7 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस दिवस को प्रतिवर्ष 7 जून को लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का जो विषय रहा, देखिए ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डेट जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थीम भी है कि 2021 का जो विषय रहा कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम रही। आपको बता दें कि इस दिवस को 7 जून 2019 को पहली बार मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य सुरक्षा कृषि संगठन के सहयोग से इसे अपनाया गया था। यहाँ पे ध्यान दें कि हर साल दूषित भोजन खाने की कमी से हजारों लोगों की जान चली जाती है। वहीं कई लोग खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और खाद्य और कृषि संगठन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी। एडो रिलेशन की आपसे यही अपील है कि आप यहाँ पे जो है ध्यान रखें कि जो भी सुरक्षित भोजन है वो आप करते रहें। कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस, यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कब मनाया गया है और इस बार इसका थीम क्या है, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बुकर प्राइज। बुकर प्राइज 2021 फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को मिला है ये बुकर प्राइज 2021। हाल ही में फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप ने अपने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीत लिया है। आपको बता दें कि पेरिस में जन्मे लेखक एक समारोह में पुरस्कार के लिए पहले फ्रांसीसी विजेता ये बने हैं। ठीक है, यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि डियोप की किताब अन्ना मोस्कोवाकिस के अनुवादक ने आधा यानी $70,850 का पुरस्कार जीता। यह अनुवादकों की प्रमुख भूमिका को मान्यता देता है, यानी अन्ना मोस्कोवाकिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये किन्होंने जीता है, डेविड डियोप ने। पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। और किस उपन्यास के लिए जीता है, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। दूसरा पॉइंट, और कौन से देश के ये पूछा जा सकता है, तो फ्रांस के हैं। क्लियर, ये इनका फोटो है, आप देख पा रहे होंगे, यही है डेविड डियोप। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, अनुप्रति कोचिंग योजना। देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए शुरू की है अनुप्रति कोचिंग योजना। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सकेगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो राजस्थान। अब जरा यहाँ पे समझें कि अनुप्रति कोचिंग योजना जो है ये बेसिकली जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के जरिए इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होगी। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के क्रमिक रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो अनुप्रति कोचिंग योजना ये राजस्थान सरकार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय मूल के रंजीत सिंह दिसाले बने हैं विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार।
ठीक है। तो हाल ही में वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले महाराष्ट्र के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड में शामिल किया गया और जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार इनको बनाया गया है। और दिसाले 11 अन्य लोगों के साथ विश्व बैंक के हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल कोच कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तकनीक परामर्श बोर्ड से ही जुड़ेंगे। दिसाले ने वर्ष 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया और स्कूल में लड़कियों को कन्नड़ में शिक्षा देने के लिए दिसाले ने ये पहली भाषा सीखी। इसके बाद कन्नड़ भाषा पुस्तकों का अनुवाद भी किया। दिसाले के स्कूल में अब छात्र की उपस्थिति 100% है। ये कहीं ना कहीं बहुत काबिल तारीफ है। तो ये भारतीय मूल के हैं रंजीत सिंह दिसाले, जो कि विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं। ये आप लोग यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, ये इनका फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संजीव नंदन सहाय बने हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून जो मंथ है गाइज, इसमें अधिकांश नियुक्ति होती हैं और यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संजीव नंदन सहाय बने हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। हाल ही में पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के नियामक का नया चेयरमैन चुना गया है और बिजली सचिव रहे सहाय इस साल 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। दिनेश कुमार सर्राफ का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये PNGRB के चेयरमैन का पद 4 दिसंबर 2020 से ये खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड के चेयरमैन के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। हाल फिलहाल तक इसमें केवल एक ही सदस्य रह गया था और सूत्रों के अनुसार खोज समिति ने 2 सदस्यों का चयन कर लिया है। इनमें गेल के ही 2 पूर्व निदेशक गजेंद्र सिंह और AK तिवारी शामिल है। तीसरे सदस्य विधि के चयन के लिए जल्द ही साक्षात्कार इनका किया जाएगा। तो संजीव नंदन सहाय कौन बने हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप इंद्र वाटर ने वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली को विकसित किया है। ये आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की गई है किसके द्वारा? मुंबई बेस्ड स्टार्टअप इंद्र वाटर ने इन्होंने शुरू की है, जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरणों से वायरल कणों को दूर करती है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का Q4 GDP डेटा जारी किया है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार दिसंबर तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक क्षेत्र में विस्तार होने की संभावना है। कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भारत की GDP 2020-21 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में 6% बढ़ी। हालांकि सभी तिमाहियों के लिए सकल घरेलू उत्पाद संकुचित होकर 3% हो गया। सरकारी खर्च में तेज वृद्धि होने के कारण फरवरी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 8% संकुचन के पहले अनुमान से इसमें सुधार भी हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दें CSO के बारे में कि यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सरकारी एजेंसी है और यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह सांख्यिकीय मानकों को बनाए रखे है। इसमें एक अच्छी तरह से सुसज्जित ग्राफिकल यूनिट है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है जी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अभी कौन सा डेटा जारी किया है? Q4 GDP। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया। फ्रेंच ओपन, देखिए नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद रोनाल्ड गैरोस 2021 से अपनी वापसी की घोषणा की है ना। नाओमी ओसाका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाओमी ओसाका जो हैं ये एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। वह एकल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी हैं और 4 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं।
फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो यह एक प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक है। फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस में 2 सप्ताह से अधिक समय तक एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। यह हर साल मई के अंत में शुरू होता है और इस टूर्नामेंट और स्थल का नाम फ्रांसीसी एविएटर रोलैंड गैरोस के नाम पे रखा गया है। गाइज आपको बताएं, पूरे साल में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस की, जिसको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। 4 होती हैं टोटल। पहली होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। दूसरी होती है फ्रेंच ओपन, ठीक है, जिसको रोलांड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। तीसरी होती है विंबलडन ओपन और चौथी होती है यूएस ओपन। ठीक है जी। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर साल और ये 4 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं एकल में। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, टेनिस आप जान ही रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने, एक प्लेयर इस तरफ रहता है और एक प्लेयर इस तरफ, ये बीच में नेट लगा होता है ना। अगर ये सिंगल खेल रहे हैं तो इसको बोला जा रहा है एकल चैंपियनशिप, है ना, सिंगल, मेल या फीमेल। यहीं पे अगर 2 आ गए तो ये हो जाएगा डबल। और हमें अधिकांश सिंगल वाला ही ध्यान रखना होता है, सिंगल वाला ही हमेशा ध्यान रखिएगा। डबल वाला तब ध्यान रखिएगा जब कोई भारतीय वहाँ पे पहुँचा हो। ठीक है। क्या कोई भारतीय डबल्स में पहुँचा है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। WHO ने वैश्विक उपयोग के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दी है। जैसे आप लोगों ने नाम सुने हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, उसी तरीके से चीनी वैक्सीन है सिनोवैक, है ना। WHO ने वैश्विक उपयोग के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दे दी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड की कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि WHO ने 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए इसके इस्तेमाल की सिफारिश की थी और इसके लिए 2 खुराक निर्धारित की जाएंगी, जिसमें शॉट्स के बीच में 2 से 4 सप्ताह का अंतराल होगा। सिनोफार्म ग्रुप कंपनी ने मई 2021 में आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी हासिल की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन किस देश की है तो रूस की, आप ध्यान रखिएगा। सिनोवैक किस देश की है तो चाइना की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। यानी 33% आरक्षण लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में कौन राज्य दे रहा है? बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की और राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके अलावा बिहार सरकार राज्य में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार ये कर रही हैं और इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को काफ़ी लाभ होगा। तो 33% लड़कियों के लिए बिहार में ये घोषणा की गई है, आरक्षण के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। RDSO बना भारत का पहला मानक विकास संगठन। RDSO बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन विंग मानक विकास संगठन के रूप में घोषित करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्रीय एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन का टैग दिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह 2 संगठनों द्वारा एक अनूठी पहल है जिसके तहत भारत सरकार ऐसे मानकों को अनुकूलित करने के लिए शेष भारत के प्रमुख अनुसंधान और मानक विकास संगठनों के लिए एक खाका तैयार कर सकेगी। BIS ने एक राष्ट्रीय एक मानक के सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय योजना शुरू की, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी। अब राष्ट्रीय मानक निकाय की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय मानक निकाय योजना SDO की मान्यता का भी प्रावधान करती है। तो RDSO बना है भारत का पहला मानक विकास संगठन। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। महाराष्ट्र ने लॉन्च की कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है, जो राज्य के गांवों में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी। अब ये है क्या आखिरकार, समझिए इसके बारे में। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता यानी कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में 3 गांवों का चयन उनके अच्छे कार्यों, कोविड-19 प्रबंधन में किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। और यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री पहल का हिस्सा है, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की है। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो टेट की हम लोग बात करते हैं, प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए वैध बना दिया गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टेट की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। शिक्षा मंत्री के अनुसार यह एक सकारात्मक कदम है, जो शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करेगा। अब संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से टेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब ये टेट क्या है, जो नहीं जानते हैं वो देखें। टेट उस व्यक्ति के लिए एक आवश्यक योग्यता है जो स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। पहले टेट पास सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल होती थी, जिसे अब जीवन भर यानी आजीवन के लिए कर दिया गया है। एक बार आपने टेट क्वालिफाई किया तो आपका लाइफ टाइम के लिए माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आरबीआई ने मौद्रिक नीति में दरों को अपरिवर्तित रखा, मॉनेटरी पॉलिसी में। देखिए, एक होती है राजकोषीय नीति जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जो कि बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। यानी इस बार इन्होंने दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब वो कौन सी दरें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब अपकमिंग एग्जाम में ये दरें पूछी जा सकती हैं। जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत विभिन्न दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब ये दरें कौन कौन सी हैं? जैसे रेपो रेट 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया, रिजर्व रेपो रेट 3.35% और वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि के लिए 9.5% रहने का अनुमान यहाँ पे रखा गया है। अब ये रेपो रेट जो बात आई है, अभी रेपो रेट होता क्या है वो समझिए कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है और ये पीएनबी बैंक हो गया, ये आपका एचडीएफ, ये आपका कॉरपोरेशन बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो गया, है ना, कोई भी बैंक हो गए। तो आरबीआई क्या करेगा, जिस रेट पे इनको पैसा दिया जा रहा है ना, जिस रेट पे आरबीआई के द्वारा बैंकों को यानी वाणिज्यिक बैंकों को उधार दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और ये इस बार कितनी रखी गई है? 4.25%। क्लियर? यानी अगर ये 100 रुपये बैंक को दे रहे हैं तो बैंक आरबीआई को वापस करेगा 104.25 पैसे, 104.25। ठीक है। वहीं पे रिजर्व रेपो रेट की बात समझें कि रिजर्व रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। अब आप एक चीज समझिए इसके अंदर कि यहाँ पे तो आरबीआई ने दिया, अब बैंक आरबीआई को देंगे, और वो कितना रखा गया है? 3.35%। ये रिजर्व रेपो रेट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखेंगे कि 4.25% आरबीआई ने रखा है और रिजर्व रेपो रेट 3.35% रखा है, और जीडीपी वृद्धि के लिए अनुमान लगाया गया 9.5%। ये ऐसे आंकड़े परीक्षा में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और है सीपीआई। देखिए, सीपीआई का अर्थ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यह वह उपाय है जो घरों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं की कीमतों के लिए भारित औसत की जांच करता है। एमएसएफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएसएफ का अर्थ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी सीमांत स्थायी सुविधा। यह वह दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ अनुसूचित बैंकों को धनराशि देता है। वहीं पे बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
वहीं आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। अब 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है। अब आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक यानी ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 पारित किया और निजी शेयर धारकों को उचित मुआवजों का भुगतान करने के बाद आरबीआई को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ ये रहा आरबीआई के संदर्भ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नासिक के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं खोजी गई हैं। ये आपका कहना कहीं रिलेट हो जाएगा गाइस। ये आपका कहना कहीं रिलेट होगा जो आप हिस्ट्री में एक सेगमेंट पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, है ना। तो नासिक में जो बौद्ध गुफा परिसर है उसमें 3 गुफाएं खोजी गई हैं। अब जरा समझिए इसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने महाराष्ट्र के नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। इन गुफाओं को वर्तमान परिसर की विपरीत दिशा में खोजा गया है। वे मौजूदा परिसर में लगभग 70 से 80 फीट ऊपर हैं और एक खड़ी पहाड़ी से उकरी गई हैं। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। ये भिक्षुओं के आवासों की तरह दिखती हैं और वर्तमान परिसर से ये पुरानी हैं। इन सभी गुफाओं में बरामदे और भिक्षुकों के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का मंच इसमें शामिल है। भिक्षुओं के ध्यान करने के लिए उनके पास एक विशेष व्यवस्था है और गुफाओं में बुद्ध और बौद्धिस्ट के चित्र और इंडो यूनानी वास्तुकला के डिजाइन वाली मूर्तियां भी इसके अंतर्गत मिली हैं। बौद्ध मूर्तियां और गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। 4 जून को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और ये विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर, है ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जल उपयोग की आदतों को बदलकर जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। शिखर सम्मेलन की थीम ध्यान रखिएगा, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इस विषय के तहत ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। एनटीपीसी संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हुआ। एनटीपीसी अब शामिल हो गया है संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में। एनटीपीसी लिमिटेड हाल ही में यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। यहीं पे बात करें, सीईओ वाटर मैंडेट कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित वाली कंपनियों में एक प्रतिष्ठित लीग है और एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक श्री गुरदीप सिंह व्यापारिक नेताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गए हैं जो जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं और पानी के संरक्षण के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है। सीईओ वाटर मैंडेट, अब जरा इसके बारे में समझें। यह एक संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपने पानी स्वच्छता एजेंडा को बढ़ाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता प्रयासों को प्रदर्शित करती है। इसके व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने, लागू करने और प्रकट करने में कंपनियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों आदि से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो एनटीपीसी किस में शामिल हुआ है? सीईओ वाटर मैंडेट, जो कि यूएन का है, यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट पॉइंट देखें। लद्दाख ने लॉन्च की योन टैब योजना। अब लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। इन्होंने छात्रों के लिए यून टैब योजना लॉन्च की है, यून टैब स्कीम। इस योजना के तहत लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे गए। यून टैब योजना के बारे में समझें कि यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है और
योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री लोडेड यानी 12,300 टैबलेट कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। यून टैब योजना कहाँ शुरू की गई है? लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। अब लद्दाख के बारे में ज़रा समझें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में जम्मू कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के शिनजियांग से ये घिरा हुआ है। ये काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर से दक्षिण तक महान हिमालय तक फैला हुआ है। आप इन नाम से परिचित हैं। इसका पूर्वी भाग निर्जन अक्साई चीन मैदानों से युक्त है और 1962 से चीनी नियंत्रण में है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह और उसके बाद कारगिल है। लेह में श्योक, सिंधु, नुब्रा नदी घाटियाँ शामिल हैं, जबकि कारगिल जिले में द्रास, सुरू और जास्कर नदी घाटियाँ इसमें शामिल हैं। यह भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे दूसरा है। पहला कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ उस पर जरूर काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। रायमोना बना है असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है और ये जंगल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये छठे नंबर पे आया है, तो 5 कौन है ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 अभी तक असम में है और 6 नंबर पे आपका रायमोना यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान यानी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान यानी जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है और इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इस अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को उन जगहों पर टीके उपलब्ध कराए जाएंगे जहां उन्होंने चुनाव के दौरान वोट दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो इस पॉइंट को स्किप नहीं कीजिएगा। वहीं पे हम बात करें उनके मुताबिक जल्द ही घर घर जाकर टीकाकरण भी कराया जाएगा। अभियान के बारे में बात करें तो इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध कराएंगे। तो ये जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये अभियान दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को बन सकता है। 6 जून 2021 6 जून को 24वें बिम्स्टेक दिवस पर बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक एक आशाजनक क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है और इसमें कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की है। बिम्स्टेक का अर्थ क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। यह 6 जून 1997 को बैंकॉक में बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से ये स्थापित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और 1997 में म्यांमार को भी इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक यानी कर दिया गया। जिसमें देखिए इन्हीं के जो बिम्स्टेक आप देख पा रहे हैं इन्हीं के इनिशियल लेटर हैं देशों के, जिसमें बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ये आर्थिक सहयोग ये कर दिया गया है। 2004 में नेपाल और भूटान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद बिम्स्टेक का नाम बदलकर इसके वर्तमान स्वरूप में इसको कर दिया गया है।
ठीक है। तो 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कौन से सदस्य देश हैं कौन से नहीं हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे इसका PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये जून का है गाइस, है ना। और साथ में जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me प्रकाशन मंथन परीक्षा मंथन। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपके फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग ज्वाइन हो पाएंगे। इस URL को सर्च करेंगे। इससे बेनिफिट आपको यही मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है। और परीक्षा मंथन संबंधित जो भी बुकलेट्स हैं आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे प्राप्त कर सकते हैं। और परीक्षा मंथन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग लॉगिन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।